चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अम्ल क्षार एसिड बेस। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं लगभग, तो फोकस करेंगे अपन थोड़ा इसमें। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार से संबंधित बातें बताई। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले यहाँ पर जो बात करी थी वो थी आरेनियस। आरेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। आरेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। तो आरेनियस ने क्या कहा कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं आरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो जिनके पास भी H होता है वो सब अपने पास अम्ल होते हैं, जैसे HClO4, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, H2CO3। कोई भी जो H+ दे दे वो अम्ल होते हैं। जैसे दूसरी बात इसने करी थी क्षार बेस। तो जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार बेस कहलाते हैं। इसमें अपन जैसे उदाहरण की बात करें तो जिनके पास भी OH है, चाहे वो कोई भी हो, LiOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। तो कोई भी जिसके पास OH है वो क्षार होगा। आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, जलीय विलयन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी कमी क्या रह गई थी, इसकी कमी थी कि HCl एवं SO3 बिना जलीय विलयन के भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। HCl और SO3 बिना जलीय विलयन के भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जबकि इसने कंडीशन क्या बोली कि जलीय विलयन में जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, और ये बिना जलीय विलयन के भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, इसलिए इसकी एक कमी हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आया था दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी। सेकंड हमारे पास आ रहा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी आरएनएस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या हो रहा है, अम्ल क्या होते हैं। तो आरएनएस ने बोला था कि जो जलीय विलयन में H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला किसी भी विलायक में प्रोटॉन देते हैं। तो जो प्रोटॉन मतलब H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। तो जो किसी भी विलायक में प्रोटॉन देते हैं, मतलब जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल में 3 लिस्ट बनाई है। लिस्ट फर्स्ट में आरएनएस वाले जो जिनके पास H है वो आराम से H दे देंगे, प्रोटॉन दे देंगे, अम्ल कहलाएंगे। लिस्ट सेकंड में ऐसे ऋणायन नेगेटिव आयन जिनके पास H होता है और वो H देने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे HCO3-, तो ये HCO3- H+ देके CO3-2 बना देगा। तो इनके पास H है, ये H दे सकते हैं, मतलब प्रोटॉन दे सकते हैं, इसलिए ये अम्ल है।
एक ये H2O H प्लस और OH माइनस में टूटता है तो H प्लस दे देता है। इन सबके पास H प्लस आया हुआ है एक्स्ट्रा, तो ये सब H प्लस दे सकते हैं, तो अम्ल होंगे। फिर आता बेस क्षार, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो किसी भी विलायक में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार। तो जो किसी भी विलायक में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं मतलब प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लिस्ट फर्स्ट, वही आरएनएस वाले, सबके पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, इसलिए लोन पेयर होने के कारण ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। लिस्ट सेकंड, अब लिस्ट सेकंड में अम्ल में भी वही लिस्ट है और क्षार में भी वही लिस्ट है, मतलब इनके पास H है इसलिए प्रोटॉन दे सकते हैं, H दे सकते हैं, जबकि इनके पास माइनस है तो माइनस होने के कारण ये H प्लस ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जैसे ये H प्लस लेके H2CO3 बना देगा, ये H प्लस लेके H2SO4 बना देगा, तो ये H प्लस दे भी सकते हैं, H प्लस ले भी सकते हैं, इसलिए अम्ल की तरह भी काम करते हैं और क्षार की तरह भी काम करते हैं। और ये H2O NH3 इन सब के पास भी वही लोन पेयर होता है, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, बाकी इनके पास एक लोन पेयर है। तो ये सब H प्लस ग्रेड करके ये चीजें बना देंगे, जैसे H2H प्लस ग्रेड करके H3O प्लस बनाएगा, NH3H प्लस ग्रेड करके NH4 प्लस बना देगा, इस तरीके से ये बना देते, तो H प्लस ग्रहण कर सकते हैं ये। तो ये H प्लस ग्राही है मतलब क्षार है। तो जो प्रोटॉन H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली जो बनता है वो संयुग्मी अम्ल क्षार का बनता है। तो संयुग्मी अम्ल क्षार इसी के अंदर आता है, वो क्या होता है वो बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होता है। पहली बात तो अम्ल के संयुग्मी क्षार होते हैं और क्षार के संयुग्मी अम्ल होते हैं, ठीक है। अब अम्ल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अम्ल क्या करता है, अम्ल में से H प्लस निकलता है, H प्लस निकलेगा तो OH जुड़ेगा, उल्टा काम हो सकता है, या तो अम्ल में से H प्लस निकल जाए या OH जुड़ जाए, तो जो कुछ बनेगा उसे उस अम्ल का संयुग्मी क्षार बोलेंगे। और क्षार में की क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो क्षार OH देता है या प्रोटॉन मतलब H प्लस ग्रहण करता है, तो उसमें से OH निकाल दें या H जोड़ दें तो जो बनेगा उसका संयुग्मी अम्ल होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखने की रहती है कि प्रबल अम्लों के संयुग्मी मतलब प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है, वो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार, प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। जैसे देखिए कोई भी अम्ल है, कोई भी, उस अम्ल में से 2 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं, या तो H प्लस निकल जाए या OH माइनस जुड़ जाए। कोई भी अम्ल लिया उसमें से या तो H प्लस जुड़ जाए या OH माइनस निकल जाए, तो इसके बाद जो कुछ बनेगा प्राप्त स्पीसीज उसका संयुग्मी क्षार होगी, उसका संयुग्मी क्षार होगी। अम्लों के संयुग्मी क्षार होते हैं और क्षारों के संयुग्मी अम्ल होते हैं। अब जैसे एक चीज बता दी कि प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होगा और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होगा। जैसे HCl है, HCl प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल है, इसमें से हमने H प्लस निकाल दिया या OH माइनस जोड़ दें, देखिए यहाँ से H गया, क्या बचा Cl और प्लस निकला इसलिए क्या बचेगा माइनस। तो H प्लस निकलेगा तो माइनस छोड़ के जाएगा, माइनस निकलेगा तो प्लस छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो H निकल गया और प्लस निकल गया तो Cl माइनस। अच्छा, अब OH माइनस आगे जुड़ रहा है तो देखो H और एक H और आ गया, क्या हो गया H2Cl और O, और चिन्ह कौन सा आ रहा है साथ में माइनस, तो HCl में OH जोड़ दिया तो क्या बन गया H2ClO माइनस। ये जो दोनों बने ये इसके, अब ये
कैसा था, प्रबल अम्ल था, तो ये दुर्बल संयुग्मी क्षार होंगे। दुर्बल संयुग्मी क्षार होंगे। अच्छा, जैसे कोई और हम दुर्बल अम्ल ले लें, जैसे HCN हमने लिया, HCN दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। तो जैसे इसमें से हमने H+ निकाल दिया या OH- जोड़ दिया, H+ निकाल दिया, OH- जोड़ दिया, तो H+ निकला तो क्या बचा, CN, और प्लस निकला तो क्या छोड़ के गया, माइनस। अच्छा, OH जोड़ दिया, OH- तो H और एक H और आ गया, H2CN और O-। ये दुर्बल अम्ल था, तो ये जो बने क्या बने, प्रबल संयुग्मी क्षार। तो अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। ठीक है, अम्ल में से H+ निकालें या OH- जोड़े, जो कुछ बनेगा उसका संयुग्मी क्षार होगा। ठीक है, अब जैसे बात करें क्षार का संयुग्मी अम्ल कैसे बनाएंगे, ये अभी बनाए, अम्ल के संयुग्मी क्षार बनाए। तो कोई भी हमने एक जैसे क्षार लिया, उसमें से दो कंडीशन हमने करी। क्षार में से क्या होता है, या तो OH- निकलता है या H+ जुड़ता है, मतलब या तो वो प्रोटॉन ग्रहण करेगा या OH- निकालेगा। तो दोनों कंडीशन में से किसी भी जो हमने करी है, उसमें से जो प्राप्त स्पीशीज हमको होगी, स्पीशीज जो प्राप्त होगी, उसको उसका संयुग्मी अम्ल कहेंगे। और प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होगा और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया KOH, ये एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार है। इसमें से OH- निकाल दें या H+ जोड़ दें। OH निकाल दिया तो क्या बचा, K। अच्छा, माइनस निकला तो क्या छोड़ के जाएगा, प्लस। अच्छा, H+ जोड़ रहे हैं तो KOH2, H और H, और क्या साथ में आया, प्लस, तो KOH2+। ये कैसा था, KOH प्रबल क्षार था, तो इसका संयुग्मी बनेगा वो दुर्बल होगा, तो ये दुर्बल संयुग्मी अम्ल होंगे। दुर्बल संयुग्मी अम्ल। अच्छा, जैसे AgOH, ये दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। इसमें से हमने OH- निकाल दिया तो क्या बना, Ag+ बना। अच्छा, H+ इसमें हम जोड़ दें तो AgOH2+, ये दोनों क्या होंगे, इसके प्रबल संयुग्मी अम्ल। तो अम्लों के संयुग्मी क्षार होते हैं और क्षारों के संयुग्मी अम्ल होते हैं। सीधी बात ध्यान रखनी है, अम्ल में से H+ निकालेंगे या OH जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा उसका संयुग्मी क्षार होगा। ठीक है, प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होगा और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होगा। अब इस पे क्वेश्चन वगैरह कैसे बनते हैं, क्या बनता है, वो चीज अपन एक बार आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे H2O की बात करें, यदि जल के दो अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन जो बन के आती है वो एक बनता है H3O+ और एक बनता है OH-।
ठीक है, आप आगे वाले की तुलना आगे वाले से करोगे, पीछे वाले की तुलना पीछे वाले से करोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो जल है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, आपको देखना जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्षार होगा और जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल होगा। देखिए H2O था, दोनों तरफ आपको कंपैरिजन देखना है। H2O था, इधर हो गया H3O प्लस, H2O था H3O प्लस हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन जुड़ा, हाइड्रोजन H प्लस जुड़ा, तो इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो बेस होगा, क्षार होगा, तो ये हो गया हमारे पास क्षार। अब इससे जो बना वो उसका संयुग्मी हो जाएगा, तो H3O प्लस इसका संयुग्मी अम्ल होगा, और ये था H2O, H2O से क्या रह गया OH माइनस, मतलब एक H कम पड़ गया, एक ही H रह गया, दो H थे, H प्लस निकला, H प्लस निकलता है तो वो क्या होता है अम्ल, ये H2, ये वाला H2 अम्ल हुआ, तो इससे जो बना वो इसका होगा संयुग्मी क्षार। अब जैसे वो अपने को ऐसे बोल रहा है कि NH3 की जल के साथ क्रिया करवाई और उसमें NH4OH बना, NH4OH को मैं तोड़ के लिखता हूँ NH4 प्लस और OH माइनस, NH3 की जल के साथ क्रिया करवाई, NH4 प्लस और OH माइनस बना, तो पूछ लगा NH3 इसमें किसकी तरह काम करता है, या इसमें अम्ल कौन है, क्षार कौन है, संयुग्मी अम्ल कौन है, संयुग्मी क्षार कौन है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आप दोनों तरफ आपको अंतर देखना, देखो NH3 था, क्या हो गया NH4 प्लस, NH3 था NH4 प्लस हो गया, क्या चेंज हो रहा है, H प्लस जुड़ गया, मतलब प्रोटॉन ग्रहण हुआ, प्रोटॉन ग्रहण होता तो क्या होता है वो क्षार होता है, तो NH3 यहाँ पर क्षार हुआ, NH4 प्लस क्या हुआ उसका संयुग्मी अम्ल, और H2O था OH रह गया, H2O था OH माइनस रह गया, तो H प्लस निकला, इसलिए ये हुआ अम्ल, और ये इसका क्या हो गया संयुग्मी क्षार। इस तरीके से देखते हैं। अभी 2019 में जेट में क्वेश्चन आया था कि HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या होगा, HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या होगा। अब देखिए जब संयुग्मी अम्ल और क्षार का क्वेश्चन आता है तो सीधे से सीधे तरीके से आपको करना है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि जो दे रखा है क्वेश्चन में वो अम्ल है या क्षार है, वो पहचान लिया आप क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। अब देखना इसने क्या बोला, HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार होगा, मतलब जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो क्षार है, तो ये खुद क्या हुआ अम्ल, और ऑप्शन यदि अम्ल है तो ये क्षार हो जाएगा। बस इतना पहचानना अपने को आना चाहिए। इसने पूछा कि HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो जो आंसर पूछा वो क्षार है, तो ये खुद क्या हुआ अम्ल हुआ। तो अब आपको क्या कर देना है HCO3 माइनस और इसके नीचे लिख दिया अम्ल। अम्ल में दो चीजें होती हैं, या तो H प्लस निकले या OH माइनस जुड़े, या तो H प्लस निकले या OH माइनस जुड़े। तो H प्लस यदि इसमें से निकालूं मैं तो यहाँ से H निकल गया तो क्या बचा CO3। अच्छा एक माइनस इसमें पहले से ही था, एक H प्लस निकल गया तो एक माइनस और आएगा, तो CO3 माइनस 2 हो गया। यदि मैं इसमें OH माइनस जोड़ूं, OH माइनस जोड़ने पर मेरे पास क्या बनेगा H और H, H2, CO3 की जगह क्या जाएगा CO4 और माइनस 2। तो आंसर में ऑप्शन में ये आंसर था, ये इसका आंसर हो गया CO3 माइनस 2। और क्वेश्चन बताते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास NH2 माइनस किसका संयुग्मी क्षार होगा। अब देखिए NH2 माइनस किसका संयुग्मी क्षार होगा, मतलब ये खुद क्षार है, तो खुद क्षार है NH2 माइनस। क्षार में से क्या करते हैं, या तो OH माइनस निकालते हैं या H प्लस जोड़ते हैं, लेकिन NH2 माइनस में OH है ही नहीं तो निकालेंगे कुछ है ही नहीं, तो ये तो खत्म बात हो गई। H प्लस जोड़ेंगे तो NH2 माइनस में H प्लस जोड़ा तो NH3 बन गया, तो आंसर हो गया NH3। अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूं, वो कहते हैं कि NH2 प्लस का संयुग्मी NH2 प्लस का संयुग्मी क्षार होगा। NH2 प्लस का संयुग्मी क्षार होगा, या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि NH2 प्लस किसका संयुग्मी अम्ल होगा। तो NH2 प्लस का क्षार पूछा है, तो ऑप्शन यही है, चारों के चारों ये सेम ऑप्शन है। NH2 प्लस का संयुग्मी क्षार पूछा है, तो NH2 प्लस खुद क्या हुआ, अम्ल, तो NH2 प्लस खुद अम्ल हो गया। अब अम्ल में से क्या करते हैं, या तो H प्लस निकालते हैं या OH माइनस जोड़ते हैं, तो H प्लस इसमें से निकालें तो NH बचा, जो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास। OH माइनस जोड़ें तो NH2 पर OH जोड़ा, NH2OH, आंसर हो गया NH2OH। इस तरीके से अपन इसमें क्वेश्चन करते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो दे रखा है वो अम्ल है कि क्षार, वो आपने निकाल दिया तो अपने पास आंसर आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे HSO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल होगा। HSO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल होगा, मतलब जो ऑप्शन में पूछा है वो अम्ल है, तो HSO4 माइनस खुद क्या हुआ, क्षार। HSO4 माइनस एक बेस है, यहाँ पर क्षार है, इसका संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है। क्षार में से क्या करें, या तो OH माइनस निकालें या H प्लस जोड़ें। इसमें से OH निकाल दिया तो O निकल गया, H निकल गया, माइनस निकल गया, तो क्या बचा S और O3। भाई HSO4 माइनस में से एक O निकल गया तो तीन O बचे, H निकल गया तो S बचा और माइनस निकल गया तो SO3 बचा। H प्लस जोड़े तो H और H, H2, SO4, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, SO3 और H2SO4 दोनों, मतलब पहला और तीसरा दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन आया था 2017 में, जेट 2017 में, कि निम्न में से दुर्बलतम, मतलब सबसे दुर्बल संयुग्मी क्षार होगा। निम्न में से दुर्बलतम संयुग्मी क्षार होगा। ऑप्शन हमारे पास, मतलब ClO3 माइनस, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, ये चार ऑप्शन हैं। पूछ रहा है दुर्बलतम संयुग्मी क्षार होगा। तो आप एक बात जानते हैं कि प्रबल अम्लों के संयुग्मी दुर्बल और दुर्बल अम्लों के संयुग्मी प्रबल होते हैं, या कोई भी क्षार हो चाहे अम्ल हो, दुर्बल का संयुग्मी प्रबल और प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है। ये पूछ रहा है दुर्बलतम संयुग्मी क्षार होगा, तो दुर्बल पूछ रहा है तो वो अम्ल होगा, वो कैसा होगा, प्रबल, तो प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है। तो आप इनको अम्ल में बदल दो। अम्ल में बदलने के लिए क्या करो, H जोड़ दो, भाई ये क्षार है ना, तो
4 में H जोड़ देते तो अम्ल बन जाता है, OH तो है ही नहीं, निकलेगा नहीं। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये तो क्षार है और इससे जो अम्ल बनेगा वो क्या होगा, ये बना HClO, ये बना H2 मतलब HClO2, HClO3, HClO4। तो दुर्बल पूछ रहा है संयुग्मी क्षार, तो किसका होगा, प्रबल का। और दुनिया भर के सभी अम्लों में प्रबल कौन है, ये प्रबल अम्ल होता है। तो जो अम्ल प्रबल होगा उसका संयुग्मी दुर्बल होगा। आंसर ClO4 माइनस। या अम्ल की प्रबलता देखनी है आपको, क्योंकि दुर्बल क्षार पूछा है तो वो बनेगा किससे, प्रबल अम्ल से। तो प्रबल अम्ल होना चाहिए, तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है या ऑक्सीकरणक ज्यादा है उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। इसमें 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा। तो दुर्बल अम्ल किसका, क्षार किसका होगा, प्रबल अम्ल का। और प्रबल अम्ल कौन है, HClO4। इस तरीके से अपन ये देख सकते हैं। तो तीसरे प्रकार का अपने पास आता है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस ने क्या बोला, अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो लुईस को लेविस भी बोल सकते हैं, कई बार लेविस भी लिखा हो सकता है। तो लुईस बोले लेविस बोले एक ही बात है। तो लुईस या लेविस अम्ल क्षार अवधारणा। तो इसने क्या कहा कि अम्ल क्या होते हैं, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। मतलब अम्ल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण की जैसे बात करें तो एक तो मतलब ऐसे ही बता रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं, दुनिया के सभी धनायन, दुनिया के सभी धनायन मतलब जिसकी खोपड़ी पर भी प्लस चार्ज होगा, प्लस आवेश होगा, वो लुईस अम्ल होगा। बट ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर बने धनायन, जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉन त्यागने से हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो दुनिया के सभी धनायन जो हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बने हैं वो धनायन होंगे, ठीक है। जैसे इसमें अपवाद आता है, अपवाद जैसे H3O प्लस, NH4 प्लस, PH4 प्लस, ASH4 प्लस। इनमें धनायन तो है, दुनिया के सभी धनायन में हर धनायन तो है, लेकिन लुईस अम्ल नहीं है। ये ब्रांस्टेड अम्ल है। क्योंकि ये H प्लस ग्रहण करके बने हैं। तो जो H प्लस ग्रहण करके बने वो अम्ल नहीं होंगे, वो अम्ल तो होंगे लेकिन वो लुईस अम्ल नहीं होंगे, तो वो ब्रांस्टेड अम्ल होंगे। लुईस अम्ल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बने हैं। तो मतलब इनके अलावा जिसके पास भी प्लस चार्ज है वो क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। एक दूसरा उदाहरण इसमें हमारे पास आता है कि अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, हमने रासायनिक बंधु में पढ़ा था अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, मतलब जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो जिनके पास भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे BF3, BCl3, BeH2, BeCl2, AlCl3,
तो ये लुईस अम्ल में अपने पास आते हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे कोई हो। फिर बात करें लुईस क्षार की, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है लुईस क्षार। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, वो लुईस क्षार होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के सभी ऋणायन, तो जिसकी खोपड़ी पर भी माइनस आवेश होगा, माइनस चार्ज होगा, वो लुईस क्षार होगा। जिस पर भी माइनस आवेश होगा लुईस क्षार होगा, दुनिया के सभी ऋणायन। इसके अलावा H2O और अमोनिया के व्युत्पन्न, जल और NH3 के, तो जैसे H2O खुद लुईस अम्ल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर दे सकता है। H2O से बना ROH मतलब अल्कोहल, इससे ईथर भी बन जाता है। ROR ईथर, तो ये लुईस अम्ल होता है। जैसे लुईस क्षार, NH3 इसके पास लोन पेयर है, अमोनिया लुईस क्षार है, NH3, RNH2 1 डिग्री एमीन, R2NH 2 डिग्री एमीन, R3N 3 डिग्री एमीन, NH3 BH3 ASH3। तो ये सब अपने पास लुईस क्षार होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। अब अपन बात बफर विलयन की करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलयन। देखिए दो चीजें हमारे पास होती हैं, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। आप जानते हैं अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है। अब यदि किसी विलयन में हम थोड़ा सा अम्ल मिला दें तो उसकी पीएच कम हो जाएगी क्योंकि 7 से कम है पीएच, और उसमें हम क्षार मिला दें तो पीएच उसकी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें हम चाहे अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं, उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को हम बफर विलयन कहते हैं, मतलब जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो बफर विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो या जिनमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ऐसे विलयन जो या जिनमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर वो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन कहलाते हैं। ये जो बफर विलयन है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण बफर विलयन और मिश्रित बफर विलयन। साधारण बफर विलयन और मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन वापस से दो प्रकार का होता है। अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं अभी कुछ बताते हैं। पहला अपन बात कर रहे हैं अम्लीय बफर विलयन। देखो अम्लीय और क्षारीय दो हैं।
जो बफर विलयन का नाम है वही चीज उसमें दुर्बल होगी। मतलब अम्लीय बफर विलयन में दुर्बल अम्ल होगा और क्षारीय बफर विलयन में दुर्बल क्षार होगा। जो बफर विलयन का नाम है वही चीज उसमें दुर्बल होगी। अम्लीय बफर विलयन में दुर्बल अम्ल, क्षारीय बफर विलयन में दुर्बल क्षार। तो अम्लीय बफर विलयन देखो क्या होता है, कोई भी दुर्बल अम्ल लेंगे हम, और अम्ल क्षारों की लिस्ट हमने बता रखी है प्रबल दुर्बल की। तो कोई भी दुर्बल अम्ल लेंगे आप और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का जलीय विलयन। तो अम्लीय बफर विलयन क्या होता है, कोई भी दुर्बल अम्ल लेंगे, जो दुर्बल अम्ल लिया है उसी दुर्बल अम्ल का, जो यहाँ पर लिया है उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, दोनों को मिलाएंगे अम्लीय बफर विलयन बनेगा। ठीक है। अब प्रबल क्षार अपने पास 5 ही हैं, Na, K, Rb, CS, Ba। तो जो दुर्बल अम्ल लिया उसका H हटा के उनमें से कोई एक लगा दो Na, K, Rb में से, तो उसका लवण बन जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण की बात करें अपन, CH3COOH सबसे कॉमन एग्जांपल जो पूछा जाता है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं अपन। प्लस अब ये दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार के साथ लवण बनाना है, तो इसका H हटा के उनमें से कोई एक अपन लगा देंगे। जैसे Na लगा दिया तो CH3CONA, तो सोडियम एसीटेट बन गए। तो इस तरीके से कोई भी दुर्बल अम्ल लिया और उसका प्रबल क्षार के साथ लवण लिया, ये बफर विलयन हो गया। जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H हटा के प्रबल वाले में से कोई भी लगा दो, जैसे K लगा दिया, KCN, NaCN उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे H2CO3 में उनमें से कोई लगा दे अपन K2CO3 या Na2CO3 या Rb2CO3, तो कोई भी दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ बने लवण का जलीय विलयन। जैसे HNO2, जैसे NaNO2, तो ये बफर विलयन हुआ अम्लीय। अच्छा, जैसे अपन ऐसे बात करें कि अपने को बोले वो कि H2SO4 प्लस Na2SO4, ये बफर विलयन होगा क्या? ये बफर विलयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H2SO4 प्रबल अम्ल है और हमें बफर विलयन में क्या चाहिए? दुर्बल अम्ल चाहिए, इसलिए ये बफर विलयन नहीं होगा। अच्छा, जैसे अपने को बोलते हो कि HCN दुर्बल अम्ल है और AgCN ये भी नहीं होगा, क्योंकि Ag दुर्बल क्षार है। हमें लवण चाहिए, वो किसका चाहिए? प्रबल क्षार का लवण चाहिए, ये भी बफर विलयन नहीं होगा। अच्छा, जैसे CH3COOH प्लस NaOH, ये भी बफर विलयन नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल तो है, इसके साथ तो प्रबल क्षार दे दिया, हमें नहीं चाहिए लवण। ठीक है, इसलिए ये भी बफर विलयन नहीं होगा। तो बफर विलयन को पहचानने की बात क्या हो गई? कोई भी दुर्बल अम्ल लेंगे और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का जलीय विलयन लेंगे, तो वो अम्लीय बफर विलयन होगा। सेकंड आता है हमारे पास क्षारीय बफर विलयन। और क्षारीय बफर विलयन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दुर्बल क्षार लेंगे और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का जलीय विलयन, क्षारीय बफर विलयन होगा। तो कोई भी दुर्बल क्षार हमने लिया, जैसे AgOH, तो AgOH दुर्बल क्षार है। अब OH प्रबल अम्ल में कौन आ रहे हैं? ClBrISO4NO3, ये प्रबल अम्ल में आते हैं, तो उनमें से हटा के लगा देंगे। OH हटा के, जैसे माना कि हमने Cl लगा दिया, AgCl।
तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, जैसे NH4OH, NH4NO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, जैसे LiCl, Li2SO4। तो इस तरीके से कोई भी अपन ले लेंगे, जैसे Zn, सॉरी LiOH है ना, ये LiCl नहीं, LiOH, ZnOH का होल ट्वाइस, तो ZnSO4, जैसे AlOH का होल थ्राइस। अब जरूरी नहीं है सारे के सारे OH हटे, एक भी हटा सकते हैं, दो भी हटा सकते हैं, सारे हटा सकते हैं लवण के लिए। तो एक जैसे हटाएं, AlOH का होल ट्वाइस Cl, तो ये इसका लवण बन गया, एक Cl आ गया OH हट के। अब अगली बार में ये जो लवण है ये एज ए बेस भी काम कर सकता है, क्षार की तरह भी काम कर सकता है, जैसे AlOH का होल ट्वाइस Cl, तो एक और OH हटा देंगे, AlOH Cl2। तो ये अब यहाँ पे तो लवण था ये, लेकिन यहाँ पर क्षार की तरह काम कर रहा है, और ये इसका लवण हो गया, तो ये भी बफर का काम करेगा। अब जैसे आपको बोले हो कि NaOH प्लस NaBr, ये बफर विलयन होगा कि नहीं? ये बफर विलयन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार दे दिया, हमें दुर्बल क्षार चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको वो बोल दे कि AgOH प्लस CH3COOAg, ये बफर विलयन होगा कि नहीं? ये भी बफर विलयन नहीं होगा, क्योंकि लवण दुर्बल अम्ल का हो गया, हमें लवण प्रबल अम्ल का चाहिए, ये भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे अपने को बोले वो NH4OH प्लस NH4CO3, ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। तो अपने को सीधी सी बात पहचाननी है कि दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ लवण, क्षारीय बफर अम्ल के लिए दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ लवण अम्लीय बफर। इस तरीके से अब इसमें क्वेश्चन यही आता है, निम्न में से कौन सा बफर विलयन है, कौन सा नहीं है, कौन सा अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण है, कौन सा उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बफर विलयन का उदाहरण है, तो इसके जैसा निम्न में से कौन सा होगा, तो मतलब दूसरा बफर विलयन छांटना है अपने को, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो। इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास इसमें बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है बफर विलयन की पीएच एवं पीओएच। इनको जो सूत्र हैं उनको बोलते हैं एंडरसन समीकरण। बफर विलयन की पीएच एवं पीएच के जो सूत्र हैं उनको एंडरसन समीकरण कहते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी अम्ल की बात आएगी, चाहे वो अम्ल हो, अम्लीय बफर हो, कुछ भी हो, अम्ल के लिए ज्ञात की जाती है पीएच और क्षार के लिए ज्ञात की जाती है पीओएच। अम्ल के लिए पीएच और क्षार के लिए पीओएच। अम्लीय बफर विलयन की पीएच का जो सूत्र है वो है pKa प्लस लॉग जो लवण है उसके साथ उसकी सांद्रता बटे उस जो दुर्बल अम्ल है उसकी सांद्रता। ये अम्लीय बफर के पीएच की सूत्र हो गया हमारे पास, pH बराबर pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता बटे अम्ल की सांद्रता। और क्षारीय बफर की क्षार के लिए निकाली जाती है POH। क्षारीय बफर की POH बराबर pKb प्लस लॉग लवण की सांद्रता बटे वो जो दुर्बल क्षार है उसकी सांद्रता। अब चाहे कोई भी विलयन हो, किसी भी विलयन में pH प्लस POH का टोटल मान
14 होता है, जो कि पी के डब्ल्यू के बराबर है। पी के डब्ल्यू भी 14 होता है। किसी भी विलयन के लिए पीएच और पीओएच का टोटल मान 14 होता है। अच्छा, अब आपको यदि क्षारीय बफर विलयन की क्वेश्चन में यदि क्षारीय बफर विलयन की पीएच पूछ रहा है तो आपको पहले पीओएच ही निकालनी है। पीओएच निकालेंगे, जो पीओएच आएगी उसको 14 में से माइनस कर देंगे, तो क्षारीय बफर की पीएच क्या हो जाएगी, बराबर 14 माइनस पीओएच। तो पहले पीओएच निकाल देंगे, जो भी पीओएच आएगा उसको 14 में से माइनस कर देंगे तो पीओएच आ जाएगी। अब इसमें यदि सूत्र भी पूछ ले तो मैं कह क्षारीय बफर की पीएच का सूत्र क्या होता है। हमने लिखा पीओएच का, पीएच का सूत्र, तो पीएच का सूत्र क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच के सूत्र को माइनस कर देंगे तो पूरा सूत्र क्या बन जाएगा, 14 माइनस पी के भी, ये भी माइनस होगा, माइनस log लवण बटे 4, तो उसका पूरा सूत्र बैठ जाएगा। बाकी पहले पीओएच निकालो, उसको 14 में से माइनस कर दो, उसकी पीएच आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और आगे क्या बनेगा वो अपन कल बताएंगे।